कराची तैयारा हादसे के बाद वही हो रहा है जो इससे पहले होता आया है, यानी तहकीकात जारी है। यह हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, जिम्मेदार कौन था, गलती इंसानी थी या मशीनी? जब तहकीकात मुकम्मल होंगी तब जवाब मिलेगा। जो तैयारा बनाने वाली कंपनी है एयरबस, इसके फ्रांसीसी माहिरीन की टीम भी आई। 11 रुकनी टीम ने जाए हादसा से जहाज के मुख्तलिफ आलात इकट्ठे कर लिए हैं। तहकीकात के दौरान जहाज का हर पुर्जा मदद देता है, चाहे वो जिस हाल में भी हो। तबाहाल इंजन के परों तक की पोजीशन भी जहाज की तबाही की वजूहात बता सकते हैं। कॉकपिट के मुख्तलिफ आलात और मुख्तलिफ नॉब्स की पोजीशन भी तहकीकात में मदद दे सकती है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक तहकीकाती टीम ने मुख्तलिफ आलात, पुर्जों और गिरने के मकामात की तस्वीर और फुटेजेस हासिल कर ली हैं। सवाल है और बहुत से हैं और हतमी जवाब तो तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही मिल सकता है। लेकिन दस्तयाब मालूमात से एक बात जो अब तक सामने आई है नाजरीन, वो ये है कि जब तैयारे ने पहली बार लैंडिंग की उस वक्त लैंडिंग गियर नहीं खुला था। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तहकीकाती बोर्ड को जो जवाब जमा कराया, इसमें भी उन्होंने कहा है कि जहाज के कप्तान लैंडिंग गियर खोलना भूल गए थे। पहली बार लैंडिंग गियर खोले बगैर ही तैयारा लैंड करा दिया था, जिसकी वजह से इंजन रनवे से टकरा गया और चिंगारियां भी निकली। कप्तान ने एक बार फिर जहाज उड़ा लिया और लैंडिंग की इजाजत मांगी। कप्तान ने इमरजेंसी लैंडिंग का भी नहीं बताया। लैंडिंग से पहले दी गई हिदायत को भी कप्तान ने नजरअंदाज किया और जब तैयारा दोबारा लैंडिंग की कोशिश कर रहा था उस वक्त कप्तान ने बताया कि जहाज के इंजन काम करना छोड़ गए। लैंडिंग गियर ना खुलने की तस्दीक हादसे में महफूज रहने वाले मुसाफिर मोहम्मद जुबैर के बयान से भी हो। ऑफ अमेरिका के मुताबिक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने रनवे का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि इस पर तैयारे के इंजन की रगड़ के निशान मौजूद हैं। बीबीसी ने बताया कि फ्लाइट रडार के डेटा को देखकर यही बताया जा सकता है कि तैयारे ने एयरपोर्ट के रनवे की सतह को छुआ था और रगड़ खाई थी। फ्लाइट रडार की रिपोर्ट को देखते हुए बीबीसी का कहना है कि लैंडिंग से कबल जब तैयारे की बुलंदी 2000 फीट होनी चाहिए थी, उस वक्त वो 10,000 फीट पर उड़ रहा था, जिससे वाज़ेह होता है कि लैंडिंग के लिए पायलट की अप्रोच ही गलत थी। लेकिन एक बात जो इस तमाम मंजर में फिट नहीं बैठती वो ये है कि पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में गुफ्तगू जो सामने आई है, इसमें कहीं भी नाज़रीन कहीं भी लैंडिंग गियर का तस्करा नहीं है। मुबैना तौर पर पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में जो गुफ्तगू सामने आई है, आपको मैं इसका वो हिस्सा सुनवाऊंगा नाज़रीन, जिसमें पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कहते हैं कि लैंडिंग प्रोफाइल पर आ चुके हैं और आराम से लैंड कर लेंगे, जिस पर ट्रैफिक कंट्रोलर इन्हें बाएं मुड़ने का कहते हैं। तो इसे जवाब दिया जाता है कि हम तो लैंडिंग प्रोफाइल पर आ चुके हैं। सुनिए जरा, गुफ्तगू टेक्निकल नौइयत की है, हर आदमी के समझ में नहीं आ सकती। इसमें जो ILS का जिक्र कर रहा है पायलट, ये इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का मुखफ़फ़ है। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि लैंडिंग करने से कबल तैयारा एक मखसूस ऊंचाई और मकाम पर आता है ताकि दुरुस्त अंदाज में लैंड कर सके। जब पायलट कहता है कि इसने ILS पर स्टैब्लिश कर लिया है, तो इसका मतलब होता है कि वो लैंडिंग के लिए मतलूबा ऊंचाई और जगह पर पहुंच चुका है, यानी इस बारे में वो तय कर चुका है। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जानिब से कहा जाता है कि आप रनवे 25L पर लैंड कर सकते हैं, रनवे का नाम है। इसके जवाब में कप्तान की आवाज आती है, रॉजर, यानी ठीक है। सुनिए जरा, इस जगह अगर आप कप्तान की आवाज दोबारा सुने तो आपको सुनाई देगा कि पस मंजर में अलार्म बज रहे थे, यानी कोई ऐसा मसला पैदा हो चुका था, जहाज का वार्निंग सिस्टम ऑन हो गया था। सुनिए, बात की जो कम्युनिकेशन है नाज़रीन, इसमें पायलट कहते हैं गोइंग अराउंड, यानी इसका मतलब है कि वो लैंड नहीं करेंगे, एयरपोर्ट की हदूद में चक्कर लगाएंगे और जब तसल्ली होगी, तैयारा लैंड कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उस वक्त वो लैंड करेंगे। ये भी सुनिए, पूछा गया कि क्या आप लैंड करेंगे? पायलट का जवाब आया, जी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा, लग रहा है आप बाएं मुड़ रहे हैं। उस वक्त पायलट ने बताया कि जहाज के दोनों इंजन काम करना छोड़ चुके हैं। इसके बाद ही नाज़रीन कप्तान की आवाज आई, मेडे मेडे मेडे, जिसका मतलब होता है तैयारा पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया है। और ये अब आखिरी गुफ्तगू थी नाज़रीन। सारी गुफ्तगू में कहीं भी लैंडिंग गियर का तस्करा नहीं आता। क्या पायलट ने तैयारे के लैंडिंग गियर खोले ही नहीं थे, जैसा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के आज के बयान से मालूम होता है? और अगर नहीं खोले थे तो कवायद ज़वाबित के मुताबिक क्या ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जिम्मेदारी नहीं थी कि इस बारे में पायलट को आगाह करता? पायलट की एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से जितनी गुफ्तगू है नाज़रीन, इसमें किसी भी मरहले पर को पायलट की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। कॉकपिट जो वॉइस रिकॉर्डर है उससे मालूम होगा कि अगर पायलट कोई गलती कर भी रहा था, फर्ज करें, तो क्या को पायलट ने इसे आगाह नहीं किया?
इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनरल पाल्पा इमरान नारेजो साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप नारेजो साहब आपका। सर, ये जो सारी गुफ्तगू अब तक मैंने बताई है और ये जो आवाज़ है जिसमें कॉकपिट का राब्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से हो रहा है, इससे हम वक्ती तौर पे अखज़ क्या कर सकते हैं सर? क्या मतलब लैंडिंग गियर नहीं खुला, अगर नहीं खुला कोई मसला था, उसका जिक्र क्यों नहीं है इसमें? और गलती हो कहाँ पे रही है? मतलब आपकी जजमेंट क्या कहती है कि एग्जैक्टली व्हिच वाज द पॉइंट कि जहां से प्रॉब्लम होना शुरू हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस अफसोसनाक माँ की वाक़े की जितनी मज़म्मत करूँ उतनी कम है, और उन फैमिली का गम में हम बस कोशिश कर रहे हैं कि शरीक होकर उनके जितना हो सकता है उनके साथ दें। बेशक। अब आप जो बात कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो पहले दिन से ही हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि प्लीज़ स्टॉप स्पेकुलेशंस, क्योंकि ये जो चीज़ होती है स्पेकुलेट करना, जो आप लोगों को इस वक्त बहुत बड़े-बड़े लोग आके राय दे रहे हैं, मैं उन सब के बारे में जानना चाहता हूँ कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उन्होंने कितनी इन्वेस्टिगेशंस की हैं और उनके क्या आउटकम्स निकले हैं। ये सब के सब गलत बातें कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये नज़रअंदाज होना चाहते हैं जो ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है, और जिसके बारे में हमने पहले भी अपने शक व शुबात का इजहार किया था कि ये प्रोफेशनल तरीके से कंडक्ट की जाए। अब आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपका कसूर नहीं है कि हाइट क्या थी और ये गो राउंड में क्या हुआ, क्योंकि ये स्पेकुलेट किया गया है, एक माइंड सेट किया जा रहा है, और इस माइंड सेट के हम पहले दिन से खिलाफ हैं। इन्वेस्टिगेशन नारेजो साहब क्यों नहीं होती है? क्या इसमें बड़े पैमाने पे लोग इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि अगर कोई एक जहाज क्रैश होता है, इसमें अगर फर्ज करें, अक्सर हम ये देखते हैं ना, पायलट पे डाल दिया जाता है, पायलट की गलती ही निकलती है, डाल भी उसी पे डाल दिया जाता है। तो क्या इसकी वजह क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन होगी तो पायलट के अलावा और भी नाम सामने आएंगे, ये डर होता है। देखिए, ये चेन ऑफ इवेंट, आप ये बात को हमेशा याद रखें कि ये इस तरह नहीं होता, एक चेन ऑफ इवेंट होती है। ये रिजल्ट ये निकला जो हम सबके सामने है, ये अफसोसनाक वाकया, लेकिन ये चेन ऑफ इवेंट होती है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन ही इसका वाहिद हल है कि हम उस कॉज को मालूम करें जिसकी वजह से हम आज इस मौके इस दोराहे पे खड़े हैं। और यहाँ पर एक प्रोफेशनलिज्म और एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन का होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से पाल्पा शुरू से कहती चली आ रही है कि इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए। अब आप देखें, मुझे जो इतलात मिली है, जहां पर जहाज का क्रैश हुआ 4 दिन के अंदर वहां से मलबा हटाया गया, ऐसी चीज का करना एविडेंस को जाया करने के मुतरादिफ है। हम ये देख के दुख में आ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, और क्या इस इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट आउट होगा वो सही होगा, या हम प्रॉपर डायरेक्शन अपनी सेट कर सकेंगे कि इस आगे फ्यूचर को सेव कर सकेंगे। यही हमारे मुतालबात थे जिनको एक हमें गलत रंग में पाल्पा को पेश किया जा रहा है। नारेजो साहब, मुझे ये बताइए, आपके एयरक्राफ्ट्स टेक्निकली और सेफ्टी के लिहाज से इस काबिल हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल जो उठता है वो एयरक्राफ्ट के उस मयार पे उठता है कि लोग ये जो सफ़र करते हैं अक्सर वो भी कंप्लेन करते हैं उसके मयार पे। कुछ जहाज उड़ाने वाले पायलट हजरात भी कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं। आर यू सेटिस्फाइड विद द कंडीशन ऑफ आवर एयरक्राफ्ट्स? जी देखिए, एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, हमारा कोई पायलट सेफ्टी से कंप्रोमाइज नहीं करता। हमारे स्टैंडर्ड्स बिल्कुल मीट किए जाते हैं, कोई डाउट नहीं है हमारे पीआईए के इंजीनियरिंग के ऊपर, पीआईए के किसी डिपार्टमेंट के ऊपर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारा आता है कि हमारा प्रॉब्लम है एक चीज को आइडेंटिफाई करना। अब जब पायलट आइडेंटिफाई करता है, जैसे सपोज करें जब वो खड़ा होता है एक चीज के ऊपर कि ये प्रॉब्लम है, मैं इस स्नैक के साथ या इस प्रॉब्लम के साथ नहीं जाऊंगा, तो उसको दूसरा रंग दिया जाता है। इसी जगह पर पाल्पा अपना किरदार अदा करती है और उस चीज को हाईलाइट करके मैनेजमेंट के साथ चीजें सीख रही जाती है। मशीन है, खराब हो सकती है, आप इस चीज को तो कभी सोच भी नहीं सकते कि दौरान सफर ना हो, लेकिन ये है कि हमारे स्टैंडर्ड्स हाई हैं, सिमुलेशन भी हमें मॉनिटर करती है। कि हमारे जहाज बहुत पुराने हैं, खासतौर पे जो एयरबसेस हमारे पास हैं वो बहुत पुरानी हैं, वो कबाड़ हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं होती है, उनकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उनकी मेंटेनेंस नहीं करता है। ये बातें क्या गलत है फिर? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेंटेनेंस जहां तक बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल स्टैंडर्ड की जाती है, इसमें कोई शक व शुबात नहीं तो ये जहाज ऐसे नहीं उड़ रहे होते। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं, उनकी भी सिमुलेशन हमारे जहाज़ों पे आके चेक करती हैं कि हमारे जहाज़ की क्या कंडीशन है। सिमुलेशन अथॉरिटी चेक करती है, क्योंकि वो कायो के साथ उनके रिलेशनशिप है। अगर वो नहीं करेंगे अपना काम सही तो उनको भी बंद कर दिया जाएगा, पीआईए के जहाज़ों को आना बंद कर दिया जाएगा। देखिए, एक्सीडेंट्स होते हैं,
अल्लाह ताला माफ करे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक्सीडेंट जो है अच्छी चीज है, लेकिन हमें अपनी डायरेक्शन सही करनी पड़ेगी। हमें इस एक्सीडेंट से सबक सीखना पड़ेगा कि हमारी गलतियां क्या थी। नरोजा साहब, आपको याद होगा 2012 में यूरोपियन एविएशन सिक्योरिटी एजेंसी ने पाबंदी लगा दी थी, इसी वजह से कि हम मेंटेनेंस के स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पा रहे थे और पाबंदी लगी थी सर पीआईए पे, ये आपको याद होगा डेफिनेटली। अच्छा सर, ये जो पर्टिकुलर ये जो मामला है, एग्जैक्टली जो ये मामला है सर, इसमें हम ये जो चीज देख रहे हैं और ये गुफ्तगू में भी अंदाजा हो रहा है कि ये लैंडिंग गियर भी नहीं शायद खुला या नहीं खुला, हम स्पेकुलेट नहीं कर रहे, लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूंगा स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता क्या है? मतलब क्या पायलट को ऐसा हो सकता है कि पता ना चले कि लैंडिंग गियर नहीं खुला? क्या जहाज के अंदर अलार्म्स ऐसे नहीं होते जो उसको बताते हो कि लैंडिंग गियर अगर उसका नहीं खुला या लॉक नहीं हुआ तो? और इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का किरदार कितना होता है? वो किस हद तक रहनुमाई करता है पायलट की? देखिए जी, एक सर्टेन हाइट के नीचे जब जमीन पे आप आ रहे हो और अगर आपके लैंडिंग गियर ना खुले तो वो एक ऐसा सिस्टम है जो कभी वो फौरन ही बोलना शुरू कर देता है, उसको आप इनहेबिट या रोक नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप लैंडिंग पे आ रहे होते हैं, चाहे अप्रोच के ऊपर हो चाहे टावर के ऊपर हो, उनकी एक स्टैंडर्ड कॉल है जो हर वक्त दी जाती है कि प्लीज चेक लैंडिंग गियर डाउन एंड लॉक। ये एक स्टैंडर्ड हमारी फिलॉसफी है या एक हमारा कॉल है जिसको हर कंट्रोलर देता है। और ये देखिए, ये जो हम जो स्पेकुलेट कर रहे हैं ना, तो सर ये इस जहाज का इंजन कैसे फिर रनवे, मतलब जो कह रहे हैं कि इंजन रगड़ा गया रनवे के ऊपर, तो वो कैसे? मतलब अलार्म्स बजे होंगे, डेफिनेटली पायलट को पता लग गया होगा कि लैंडिंग गियर नहीं खुला, उन्होंने लैंडिंग की ट्राई तो फिर नहीं की होगी, तो इंजन कैसे रगड़ा खा गया सर रनवे पे? सर देखिए, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ये हमने चीजें सुनी हैं लेकिन हम इसका पार्ट नहीं, अफसोस की बात ये। और ये सारी चीजें हमें बताई जा रही हैं, हम इनको बिलीव अप करेंगे जब एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और उस इन्वेस्टिगेशन के हकायक अवाम हमारे सामने आएंगे। लोग कुछ इतनी स्पेकुलेशन कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि अगर आप मुझे बताएं, एक जहाज एक मास होता है, वो इतनी देर तक रगड़ता हुआ गया, उसके बाद लोग कहते हैं कि वो 18 मिनट एयर में भी रहा। एक जहाज जिसके दोनों इंजन इतनी बुरी तरह से रगड़ खा के गए, वो 18 मिनट एयर में क्या कर रहा था पायलट? क्या उसको पता नहीं था कि मेरे इंजन? बड़े आम सवाल हैं आपने जो नरोजा साहब, बड़े आम सवाल हैं और अभी इन सवालों का जवाब आना बाकी है। अल्लाह करे इन्वेस्टिगेशन हो और जवाब हम तक पहुंच जाए। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, दो ममालिक हैं जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे बंदूकें ताने खड़े हैं, कभी भी जंग छिड़ सकती है। खित्ते के दो बड़े मुल्क एक दूसरे के मुकाबले पर आ गए हैं नाज़रीन। भारत और चीन में बड़े फौजी टकराव का खतरा पैदा हो गया है क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान सरहद पर तनाव बढ़ गया है। दोनों ममालिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी फौज बढ़ाते जा रहे हैं। 5 मई को 5000 चीनी फौजी गालवान वादी में दाखिल हो गए। ये वादी अक्साई चीन के इलाके में, चीन में जुनूबी सिंकियांग और इंडिया में लद्दाख तक फैली हुई है और दोनों ममालिक इस पर मलकियत का दावा करते हैं। फिर 12 मई को चीनी फौजी एक और इलाके पेंगक्योंग सू झील सेक्टर में पहुंच जाते। इसके बाद जुनूबी लद्दाख के डैम चौक और शिमाली सकम के नाकुला में भी चीनी फौज दाखिल हो गई। 5 मई को भारतीय और चीनी फौजियों में झड़प हुई थी। 9 मई को भी दोनों ममालिक के फौजी आमने सामने आ गए थे। गैर सरकारी जराये के मुताबिक अब तक दोनों मुल्कों के 100 फौजी जख्मी हो चुके हैं। चीन का कहना है कि भारत इस इलाके में दिफा से मुतालिक गैर कानूनी तामीरात कर रहा है और भारत भी ये हठधर्मी दिखा रहा है कि वो तामीरात का ये सिलसिला जारी रखेगा। खैर, इलाकों पर गैर कानूनी कब्जा करने की भारतीय रवायत बड़ी पुरानी है, कोई नई बात नहीं है, इनकी आदत है। मकबूजा कश्मीर इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है। भारत के फौजी जो कश्मीर के निहत्थे शहरियों पर जुल्म तोड़ने में आगे रहते हैं, ये बड़े दलेर बनते हैं, औरतों पर हाथ उठा रहे होते हैं, बच्चों पे, बुजुर्गों पे हाथ उठा रहे होते हैं। जब इनका सामना नाज़रीन चीन के फौजियों से होता है तो उनके रवैये में कैसी अपोलोजेटिक रवैया, इल्तजाज, मतलब भीगी बिल्ली बन जाते हैं। इसका पता आप इन वीडियो से देख सकते हैं जो वक्तन फवक्तन अब सामने आ रही है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं इनकी भारतीय सेना का। जरा देखिए, भारतीय फौजी, भारतीय हुक्मरान और भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, वो इस वक्त चीन के सामने भीगी बिल्ली बने बैठे थे। भारत में राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा शिव आनंद ने भी सवाल उठाया है कि पाकिस्तान को धमकियां देने वालों ने चीन के खिलाफ एक लफ्ज क्यों नहीं बोला। भारत पर फौजी ही नहीं माशी तसल्लुत भी मजबूत करता जा रहा है। इस साल अप्रैल में चीन के मरकजी बैंक ने भारत के हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शेयर्स खरीद लिए थे। नहीं,
बीबीसी के मुताबिक चीन की एक कंपनी ने भारतीय बैंक के 10% शेयर्स खरीद लिए, तब भारत ने चीनी सरमायाकारी का रास्ता रोकना शुरू किया। चीन की सरमायाकारी रोकने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी के कानून में तरमीम का एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इससे पहले भूटान की सरहद पर भी चीन और भारत में तनाज़ा पैदा हो चुका है। 2017 में डोकलाम के मकाम पर भारत और चीन के दरमियान 73 दिनों तक फौजी तातुल कायम रहा था। भारत चीन तनाज़े की शुरुआत 1958 में हुई नाज़रीन, जब चीन ने अक्साई चीन में एक सड़क बनाई। ये सड़क शहराए कराकुरम से जुड़ती है और पाकिस्तान की तरफ भी जाती है। जब यह सड़क तामीर हो गई, उस वक्त भारत के वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने इस पर एतराज़ किया। उस वक्त से ही भारत का यह दावा है कि चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया है। 1962 में चीन और भारत की जंग भी हुई थी, जिसमें भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई थी। चीन ने भारत से वो इलाका भी छीन लिया था जिस पर भारत दावा करता था। भारत के अपने जर्नैल बता रहे हैं कि उस वक्त भारत ने किस कदर बुज़दिली का मुजाहरा किया। सवाल यह है कि 1958 के बाद अब जाकर भारत को इस इलाके का ख्याल क्यों आया? भारत इस इलाके में दिफाई तामीरात क्यों कर रहा है? और इसके नतीजे में होने वाला टकराव अगर जंग की शक्ल इख्तियार करता है तो फिर क्या होगा? इसके साथ और भी बड़ी अहम स्टोरीज हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ईद का दिन था, एक बच्चा, हाफिज़ कुरान बच्चा, नमाज पढ़ के वापस आ रहा था। एक दरिंदा सिर्फ पुलिस एहलकार ने उस पर गोली क्यों चलाई? ये इमाम मस्जिद का बेटा था। ये आपको वक्फे के बाद बताऊंगा। नाज़रीन, कोरोना वायरस से दुनिया को दोहरी अजियत से दो चार कर दिया। एक कोरोना के बायस होने वाली तिब्बी हलाकतें और दूसरी जानिब कोरोना के बायस होने वाली माशी गारतगरी। दुनिया की तमाम हुकूमतें मखमसे का शिकार है। लॉकडाउन में नरमी करे तो मौत रक्स करने लगती है। और दुनिया के तमाम माशी माहिरीन के नज़दीक इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि वबा के दिनों में माइशत किस तरह चलाएं। लॉकडाउन सख्त करेंगे तो भूख और फाके दंदनाने लगेंगे। जब तक 56 लाख अफराद इस वायरस का शिकार हो चुके हैं नाज़रीन, और ये मोहलक वायरस 3.5 लाख के करीब जिंदगियां भी निगल चुका है। और अब आला इदारे सेहत दुनिया को कोरोना की एक दूसरी मगर खौफनाक लहर से खबरदार कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तो कोरोना की पहली लहर से ही नहीं निकल पा रहा। मुल्क में रोजाना दर्जनों लोग मर रहे हैं। आज मुल्क में 1300 नए केसेस सामने आए हैं और आज ही के दिन कोरोना के हाथों 30 अमवात हो चुकी है। नाज़रीन, कोरोना केसेस की कुल तादाद 58,000 से तजावज कर चुकी है और अमवात भी 1200 से ज्यादा हो चुकी हैं। और ईद की शॉपिंग की दिनों में जो रश और जो लापरवाही की बदतरीन मिसालें देखने में आई हैं, इससे खुद हुकूमत भी परेशान दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज मामून खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने दोबारा लॉकडाउन लगाने जाने का इंदिया दिया था। यहाँ वफाकी हुकूमत की जानिब से एक अजीब तजाद भी सामने आ रहा है। एक जानिब मावने खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा लॉकडाउन दोबारा लगाने का इंदिया दे रहे हैं, दूसरी जानिब सिंध में वफाक के नुमाइंदे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि अगर सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन सख्त किया तो मुखालिफत करेंगे। पता नहीं गवर्नर सिंध लॉकडाउन में सख्ती की मुखालफत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वफाकी हुकूमत ही नहीं बल्कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें भी इस सूरत हाल से सख्त परेशान हैं और इन सूबाई हुकूमतों की जानिब से भी दोबारा लॉकडाउन लगाए जाने का इंदिया दिया जा रहा है। मसला यह है कि कौम को कोरोना से भी बचाना है और मईशत को भी चलाना है और इस हवाले से अगले माह में आने वाला बजट इंतहाई अहमियत का हामिल है। और माहिरीन मईशत इस हवाले से हुकूमत को तजावीज़ भी दे रहे हैं कि बजट में सेहत और रोज़गार के मौक़े को किस तरह से खुसूसी अहमियत दी जाए। यौमिया उजरत और घरेलू सनत के हुनरमंद अफराद के लिए एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ माइक्रो फाइनेंस स्कीम के साथ मुंसलिक कर देना चाहिए। इससे हुकूमत कम माली वसाइल में लाखों लोगों को कारोबार के लिए कर्जे फराहम कर सकती है। और इन तजावीज़ पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिद्दीकी साहब, आपने ही अपने कॉलम में कुछ तजावीज़ दी थी। अब मसला ये है सर कि इस मईशत को जो कि पहले ही हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से जो कि पहले ख़राब हो चुकी थी, अब मजीद बेड़ा गर्क इसका हो गया क्योंकि कोविड-19 आ गया। अब ऐसी सूरत में सर, अब जो हो चुका वो तो हो चुका, हमने आगे बढ़ना है। अब करें क्या सर? तजावीज़ क्या देंगे आप कि इस सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए मईशत कैसे ठीक करें? बहुत शुक्रिया, ये बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है आपने कि हम प्रैक्टिकल बात करें बजाय इसके घर पर रोना रोते रहे हैं। देखिए, मेरी गुजारिश 2-3 हैं। एक तो ये है कि जो सारी दुनिया और ख़ुद इमरान खान साहब और तीनों बाकी दूसरी पार्टियां तीनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब तक पाकिस्तान में एक मुकर्ररा आमदनी से ज़्यादा हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाया जाता, आपकी मईशत बेहतर हो ही नहीं सकती। अगर कोरोना नहीं होता जब भी नहीं हो सकती।
उसकी वजह बुनियादी मैं बता दूं कि एफबीआर के जो रेवेन्यूज होते हैं वो सूबों को देने के बाद जो रकम बचती है उससे तो सूद ही नहीं अदा होता, तो फिर सूद अदा करने के अलावा डिफेंस है, पूरा मुल्क चलाना है, तालीम है, सेहत है, ये कैसे होगा? तो इसका मतलब ये है कि बुनियादी शर्त जो है वो ये है कि हर किस्म की आमदनी पर जो एक मुकर्रर हद से ज़्यादा है उस पर टैक्स लगाया जाए। और इस वक्त हम कुछ 4,500 अरब रुपया सालाना टैक्सों की मद में वसूल कर रहे हैं। उस पोटेंशियलिटी से जो इस्तेदाद है, जो कि IMF कहते हैं, वर्ल्ड बैंक कहते हैं, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा इक़्तिदार में आने के बाद। दूसरी बात ये थी कि जो हमने एमनेस्टी दी थी, आपको याद होगा, उसमें दुनिया की तारीख में सबसे सस्ती टैक्स की शरह पर दी थी, मगर एक सख्त कानून बनाया था प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने, और इश्तहारात दिए गए थे कि जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो जिन असासों की जो हमारे पास तफसीलात हैं, जो मुल्क के अंदर हैं, बाहर की बात नहीं की थी, जो मुल्क के अंदर हैं, जो हमारी दस्तरस में हैं, जिसकी तफसीलात हैं, जिनसे हम टैक्स वसूल कर सकते हैं कानून के मुताबिक, उसका, और शायद 6 महीने में कर सकते हैं, उसका हजम बनता है 900 अरब रुपया इस वक्त। दूसरी बात तीसरी यही थी कि इस वक्त हम 1700 अरब रुपया सालाना तालीम और सेहत की मद में कम खर्च कर रहे हैं। जो मैनिफेस्टो था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, दूसरों का इससे बहुत ज़्यादा था। मतलब साल के तौर पर PMLN का 11% था, इनका 7.4-6% था। तो ये करें। अच्छा, ये तालीम और सेहत की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, तालीम और सेहत। तो मेरे मुल्क के अगर 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और हम तालीम की मद में और सेहत की मद में 1600 अरब रुपया साल कम कर रहे हैं, और सेहत की सूरत हाल ख़राब थी कोरोना से पहले, और मेरे ज़ाती इल्म में है कि अस्पतालों से जो मरीज़ दाखिल थे उनको निकाला गया कि जी कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो हमारा निज़ाम कोलैप्स कर गया। तो अगर मैं तालीम और उसको पे ये बजट नहीं बढ़ाता तो फिर इस सदी के आखिर तक भी हमारे बच्चे जो हैं वो नाख्वानदा रहेंगे, और ये आईन पाकिस्तान की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है 25 अलिफ की। तो अब हमें ये देखना है कि हम चंद लाख आदमियों को मराद दें, टैक्स चोरों को मराद दें, या 22 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाएं, पाकिस्तान में खुशहाली लाएं, पाकिस्तान की शरह नमू तेज़ करें। क्योंकि 1980 से आज तक हमारा जो ग्रोथ रेट है भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका से कम है, और हम उनसे बहरहाल ये एक शर्मनाक बात है जो हमें और आपको सोचनी है। दूसरी बात ये थी कि लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब एक सवाल ये है, अर्ज मैं ये करना चाहूँगा कि क्या ये वो इक़दामात हैं जो आम नॉर्मल हालात में किए जा सकते हैं, या अब चूंकि कोविड है ना सर, कोरोना है, तो इन हालात में खुद को हमने सेफ भी रखना है, कम एक्सपोजर रखना है अपना, और कारोबार भी करना है, तो इन हालात के जो होंगे स्टेप्स होंगे वो मुख्तलिफ होंगे, या फिर आम तरह से इकॉनमी रिवाइव होगी जिस तरह से पहले हुआ करती थी? देखिए, बहुत अहम नुक्ता है। पहली बात ये थी कि जब हम ये कहते हैं कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं वफाक और सूबे, तो जब कोरोना है और उसकी आमदनी कम होगी तो टैक्स नहीं देगा, उसमें परेशानी क्या है? लेकिन जो कमा रहा है वो तो दे देना। इसलिए कि हमने उनको 1200 अरब का पैकेज दिया है, उसका बड़ा हिस्सा ताकतवर तबकों पर गया है। नंबर 1 मैं आपको बता दूं, बड़ा हिस्सा उनके ऊपर। और जो 400 अरब रुपया अगर आपने गरीबों को दिया है, तो रिकॉर्ड पे मैं बता रहा हूँ कि 600 अरब रुपया आपने उनसे इस साल वापस ले लिया है। अगर आप कहें बता दूं क्यों लिया है, तो देखिए जो हमारे शरह सूद जब कम की स्टेट बैंक ने, तो आपने ये देखा कि फरवरी में जो बचत खाते थे 2 करोड़ लोग या 2 करोड़ 10 लाख, उनको आप मुनाफा दे रहे थे 11.25, अब आपने उसको कर दिया 6.5। एक साल में 340 अरब तो आपने उनसे ले लिया। और दूसरा ये था कि जो कौमी बचत स्कीमों में बेवाएं, यतीम माजूर अफराद लगाते हैं, उनकी शरह से मुनाफा भी आपने कम कर दी। पेट्रोल की मसनूआत का फ़ायदा भी आपने नहीं उठाया। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप असासों पर टैक्स लें। फिलहाल जो चोरी के असासे हैं, आमदनी नहीं होगी तो जो है वो नहीं देगा टैक्स। मगर जो इस वक्त मसला है कि देखिए गुर्बत और बेरोजगारी का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा जो छोटा कारोबार करते हैं, जी फरमाइए प्लीज। नहीं, उसी तरफ आ रहा था। देखिए छोटे कारोबार को हमारे यहाँ गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। SMEs में तो लोगों को 5 करोड़ तक के कर्जे मिलते हैं। मेरी जो तजवीज़ है, और ये मैंने कई महीने सोच के प्रैक्टिकली बनाकर अपने तजर्बे को काम में लाकर ये बनाई है, और मैं ये जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ये काबिल अमल है पाकिस्तान में, और हुकूमत के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कर्जे जो है बैंक फराहम करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, देखिए पाकिस्तान में सिर्फ 51,000 बोरोअर्स अकाउंट्स हैं जिन्होंने 7,000 अरब रुपए के कर्जे लिए हुए हैं। 51,000 अफराद, 22 करोड़ का मुल्क है। मेरा सिर्फ कहना यह था कि आपने 700 अरब रुपए अब तक हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दे दिए, जिससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
तो हमें जो इस्लाम ने सिखाया है, जो हमने पढ़ा है, वो ये है कि आप लोगों को गदागर बनने के बजाय माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल लोन नहीं, माइक्रो फाइनेंस, जो छोटे छोटे किसान, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, घरेलू खवातीन, उनको अगर आप 50 अरब रुपया जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम में आपने मुख्तस किया है, उनमें से 500 अरब रुपया आप अलग करें फिलहाल, और जो 51,000 लोगों को अगर आप 7,000 अरब रुपया दे सकते हैं, तो क्या हम जो है 150 अरब रुपया तमाम बैंकों से, स्टेट बैंक कानूनन ये नहीं कह सकता कि आप माइक्रो फाइनेंस में लाखों लोगों को ये 150 अरब रुपया सालाना दें, लेकिन वो ये कहेंगे कि जी हमें 20% इक्विटी चाहिए, जमानत चाहिए कि उनका भी तो पैसा हो, वो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फराहम कर दें, यानी 50 जो है वो अरब के अगेंस्ट उनको 200 अरब रुपये मिल जाएगा। तो अगर आप ये 3 साल स्कीम चला लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी में बेतहाशा कमी होगी। तो मैं इसमें हुकूमत का कोई बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंकों के जो कर्जे हैं उसमें आप 50 जो है ले रहे हैं, तो इसमें कबाहत नहीं होनी चाहिए। जबकि आपने तामीरी शरत के लिए आपने कर्जे दे दिए, उनको कहा जी काले धन में लगा दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। वक्फे के बाद कसूर में एक और बाप की गोद उजड़ गई, इस पर बात करेंगे। जमीन एक और मासूम के खून से रंगीन हो गई। ज़ैनब के कातिल की तरह नन्हे फैजान, सलमान और अली हसनैन के जिस्मों को नोचने वाले दरिंदा सिफ्त इंसान की तरह एक और मकरू किरदार ने कसूर की धरती को शर्मिंदा कर दिया। कसूर के इलाके चूनिया में ईद के दिन FSC का तालिब इल्म और हाफिज कुरान समीउर रहमान फजर की नमाज पढ़ने घर से निकला तो मासूम नामी के एक शख्स ने इसे रोका और इससे गैर इखलाकी हरकत का मुतालबा किया। समीउर रहमान ने इसकी शैतानी ख्वाहिश पूरी करने से इनकार किया तो उस पुलिस कांस्टेबल ने इसे गोली मारकर कत्ल ही कर दिया। कत्ल के इस लर्ज़ाखेज वाक़यात ने उस वक्त के समीउर रहमान के साथ उसका छोटा भाई भी मौजूद था। ये जरा सिर्फ इंसान ने जिस भोले भाले मासूम बच्चे को अपनी हवस का निशाना बनाना चाहा था, वो न सिर्फ हाफिज कुरान था बल्कि नातों के जरिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया करता। समीउर रहमान के कत्ल के मुलजिम पुलिस कांस्टेबल मासूम को गिरफ्तार कर लिया गया और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने हाफिज कुरान तालिब इल्म के कत्ल का नोटिस लेते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। लेकिन सवाल ये कि इस तरह के वाक़यात होते ही क्यों हैं, और इससे भी अहम सवाल ये है कि इन वाक़यात के हवाले से बार बार कसूर का ही क्यों नाम आता है, क्योंकि कसूर में ही बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती और कत्ल के दर्जनों वाक़यात हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल सितंबर में चूनिया में ही गुमशुदा होने वाले 4 कमसिन बच्चों की लाशें मिली थी जिन्हें बदफेली के बाद कत्ल किया गया था। फिर शदीद एहतजाज के बाद हुकूमती मशीनरी हरकत में आई और इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस सुहेल शहजाद नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। नवंबर 2019 में सानह चूनिया के मुजरिम सुहेल शहजाद को अदालत ने फांसी की सजा सुना दी थी। कसूर की ज़ैनब का लर्ज़ाखेज वाक़या भी बच्चों के साथ बदफेली के घिनौने सिलसिले की एक कड़ी थी। इस कत्ल ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। पूरे मुल्क में एहतजाज हुए थे, जिसके बाद पूरी रियासती ताकत लगाकर ज़ैनब के मुजरिम इमरान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया था। अगस्त सन 2015 में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के बड़े स्कैंडल ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया, जब कसूर के इलाके हुसैन खान वाला में बच्चों की फहाश वीडियोस बनाने वाला एक गिरोह बेनकाब हुआ था। वाक़े का शोर मचने पर इब्तदा में इस वाक़े के 17 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 12 मुल्ज़िमान जमानत पर रिहा हो चुके, जबकि सिर्फ 5 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अगर ज्यादती के केसेस पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है नाज़रीन कि पाकिस्तान में बच्चों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हो चुका। मुल्क में बच्चों और ख़वातीन के हुकूक के हवाले से काम करने वाली तंजीम साहिल के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2019 के पहले 6 माह में मुल्क में यौमिया 7 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया, जबकि साल 2018 में बच्चों के अगवा और रेप के 3832 वाक़यात रिपोर्ट किए गए। यानी मुल्क में बच्चों के खिलाफ जुराइम बढ़ते जा रहे हैं। जब तक मुजरिमों को निशाने इबरत नहीं बनाया जाएगा तब तक ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। और हाफिज समीउर रहमान की मौत और की वजह जो है वो भी शायद सिस्टम की यही कमजोरी थी। इस हवाले से बात करेंगे। साथ मकतूल हाफिज समीउर रहमान के वालिद कारी खलीलुर रहमान साहब मौजूद है। करी साहब शुक्रिया। मैं अगर कहूँ आपके गम में बराबर का शरीक हूँ तो गलत होगा।
आपका गम, आपका दुख आप भी जान सकते हैं। औलाद का दर्द बहुत बड़ा होता है। हमारी तरफ से ताज़ियत कबूल कीजिए। मुझे ये बताइए कि इस पूरी सूरत हाल में अब तक जो पुलिस ताउन कर रही है आपसे, उससे आप मुतमईन हैं? आपके साथ वो तमाम तकाज़े इंसाफ के पूरे किए जा रहे हैं कारी साहब? फ़िलहाल हमारे साथ वो तावन कर रहे हैं। अच्छा। और आपको किसी किस्म की परेशानी का भी सामना नहीं है ये पर्चा दर्ज करवाने के बाद से लेके अब तक तहकीकात की पूरे रास्ते में? फ़िलहाल सर कोई अय्यता का आज़माइश नहीं। फ़िलहाल पुलिस तावन कर रही है, खुश हैं। अच्छा, आप पहले ही बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं, इससे बढ़कर क्या आजमाइश होगी? कारी साहब मुझे ये बताइएगा, ये वाकया कैसे पेश आया? नौजवान बच्चा हाफिज़ कुरान, नाते पढ़ता था, शरीफ और एक अच्छा बच्चा, ये वाकया आया कैसे पेश? हुआ क्या था? सर ये ईद के रोज़ जिस दिन लोग खुशियां मना रहे सन, मैं अपने बेटे की लाश नूं उठा के मारे मारे अस्पतालों में चक्कर लगा रहा था। मेरे बच्चे का कोई जुर्म नहीं। ये दरिंदा मेरे बच्चे के साथ प्यार करता है, लेकिन मेरा बच्चा इस चीज़ को पसंद नहीं करता। मुझे उसने बताया था कि मुझे अबू तंग करता है, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। बार बार मेरे बच्चों को मजबूर किया। मैंने यार बच्चे को क्या कि बेटा तू आप घर में रहें, इसके साथ कोई अपन लैक सलैक नहीं। लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल 3 माह से घर में बैठा हुआ है, मेरे साथ ही नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है, या अपने भाई के साथ जाता है। ये दरिंदा अक्सर उनके पीछे रहता था, किसी वक्त भी मैं इनसे बात करूं। और ईद के रोज़ इसने बहुत बड़ा जुल्म किया है। नमाज सुबह की नमाज़ पढ़ने वास्ते मेरे अगे एवं 1-2 मिनट का फ़र्क है, मेरे अगे वो नमाज़ पढ़ने वास्ते निकले है। एक मेरा छोटा बच्चा है 8 साल का, और दोवें बच्चे मेरे निकले ने। अगे जालम बिल्कुल मस्जिद की नुक्कर ते खड़ा है, इन्हें आंदे नाल ही इनू फायर मारिया है। उन्नी देर नूं मैं भी आ गया, मैं इस जालम नूं नसद्या वेख्या है। मेरा बेटा उत्थे पिया है, खूनों खून पिया। मैं उस वक्त आपके बच्चे नूं चुक्या और एंबूलेंस नूं फोन किया है, 1122 आई है, और उस वक्त लैकर असी हॉस्पिटल कसूर लैके पहुँचे। मेरे बेटे ने मैं पूछा है बेटा तेन गोली किन्ने मारी है? मेरा बेटा आंदा मासूमी ने गोली मारी है। ये मासूमी बड़ा दरिंदा इंसान है, ये बच्चों के साथ ज्यादती करता है। जो खूबसूरत बच्चे होंगे उन्होंने अपना बेली बनाता है। मैं आला काम से, वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस से अपील करना, वज़ीर आला अगे अपील करना कि इस दरिंदे नूं जल्द जल्द सज़ा दी जाए, ताकि मेरे बच्चे नाल तो जो जुल्म होया ही होया है, मैं तो बर्दाश्त कर लिया है, ताकि दूसरे लोगों के बच्चे महफूज रह सकन। इनू इबरनाक सज़ा दी जाए, ताकि साडा ये शहर अमन का शहर है, इहदे अंदर असी शरीफ लोग रहने। अल्लाह इस जालम नूं जल्द से जल्द सज़ा देवे, बस मेरी इहो ही गुजारिश है, ताकि साडा शहर अमन दा गवारा बन जाए। इस बच्चे इन्हू जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। और दूसरी गुजारिश में आपके बेटे का शिकायत की इसके इस अमल की? सर जी असी गरीब आदमी हाँ, मेरा ताल्लुक मस्जिद नाल है। वैसे मैं अपनी बेइज्जती समझदा सा, मैं लोगों में किनू दसा कि मेरे बच्चे नाल प्यार करता है। मैं तो आपदी शर्म की वजह तो नहीं दसिया। ठीक, अच्छा, तो मुझे ये इतना घिनौना काम आपने कहा ये शख्स पहले भी करता, मतलब और बच्चों को भी इस तरह तंग करता रहा है ये? इसकी क्या मोहल्ले में, उस इलाके में यही शोहरत थी कारी साहब? तमाम हमारा शहर, सारा मेरा साडा शहर जानता है। जिस आदमी से मर्जी पूछ लें इनका किरदार कैसा है, हर आदमी ये बताएगा ये इंसान बड़ा गंदा है, दरिंदा इंसान है। और आपके बच्चे को, आपके बेटे को ये तंग करता था, वो आपको बताता था कि पहले भी आपका बेटा कि अब्बू ये देखें ये शख्स ऐसा है और ये मुझे तंग करता है? हाँ बिल्कुल बताता था। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस वक्त इस शख्स ने गोली मारी
तो क्या वो वहीं मौका से फरार हुआ, उसके पीछे करने की कोशिश की कि उस वक्त उसको पकड़ा जाए और उससे पूछा जाए कि तूने भाई ऐसा किया क्यों, आखिर कौन सा गुनाह किया था इस मासूम बच्चे ने? ये तो अल्लाह के घर से आ रहा था, ईद की नमाज पढ़ के आ रहा था, ईद का दिन है आज। सर वो मैंने अब उनको देखा, वो गोली मारकर भाग गया है, गली में फरार हो गया है। हाँ। अल्लाह ताला आपको सब्र दे जी। ये बहुत बड़ा वाक़या है और आपकी हिम्मत है कि आप उसके बावजूद भी अपने हवास को कायम रखते हुए हमसे बात कर रहे हैं। एक बाप ही जान सकता है अपनी औलाद को खोने का गम, और औलाद को खोने का गम सबसे बड़ा गम होता है कारी साहब, इससे बड़ा कोई गम नहीं हो सकता। आप ख़ुद भी इमाम मस्जिद हैं, एक शरीयत पे अमल करने वाले आप शख्स हैं। आपकी दुआ, बाप की दुआ जो है वो अर्श तलक जाती है और असर भी रखती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इंसाफ दे। आपके मुंह से जो चंद दुआया कलमात निकलेंगे हम उस पर आमीन कहेंगे। कारी साहब, मैं आखिर दे अंदर दुआ ही करना कि या अल्लाह इनू दरिंदे नू इबरत दा निशान बनाया जाए और आमीन। इस शहर नू, इस साडे शहर नू अमन दा गवारा बनाया जाए। जो भी इस तरह दा दरिंदा है उन्होंने दुनिया इत्थे साडे शहर दे अंदर जिंदा रहने का कोई हक नहीं। बस आखिर दे अंदर मैं ये केस जिहड़ा दहशतगर्दी अदालत दे अंदर चलाया जाए और जल्द फैसला किया जाए और इनू सज़ा दी जाए। साडा शहर अमन दे अंदर जिंदगी गुजारे, लोग महफूज जिंदगी गुजारन, बच्चे महफूज। मैं खालिद साहब आपका दुख समझ सकते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके इंसाफ की राह में कोई रुकावट आपके लिए पेश ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।